सर, आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का अभी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये विरोधाभास तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापिस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी, जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। घुसपैठ के अलावे भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं
कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए, मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है, और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे, मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं, और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी है। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम ये निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी, यहां तक कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा होती है। बंकिम बाबू ने रचे हुए वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जो गीत पूरे हमारे आजादी के आंदोलन का प्रेरणा गीत बना, वो वंदे मातरम की चर्चा का तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि उनकी वोट बैंक इससे नाराज हो रही है। ये बंगाल की जनता कभी सहन नहीं करेगी। एक जमाना था मित्रों कि भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची है। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। ये कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था, और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही।